तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करके ये पता लगा सकते हैं कि कॉनकेव मिरर के केस में जो इमेजेस बनती हैं वो रियल बनती हैं या वर्चुअल होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं या इरेक्ट होती हैं, साइज़ में एनलार्ज्ड होती हैं या डिमिनिश्ड होती हैं, रिड्यूस्ड होती हैं। तो अब उसी चीज़ को रे डायग्राम के थ्रू समझने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, नॉर्मली अ लार्ज नंबर ऑफ रेज आर कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट बट वी नीड ओनली 2 रेज। तो किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से जिसकी आप इमेज ले रहे हो स्क्रीन पे, उस ऑब्जेक्ट से तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ रेज आ रही हैं, पर हमें कितनी रेज चाहिए हमारी स्टडी के लिए? वी नीड ओनली 2 रेज। उन 2 रेज से क्या करेंगे हम? उनकी इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज, वो 2 रेज जब आएंगी और जो मिरर है उसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उनकी इंटरसेक्शन से हमें इमेज की पोजीशन का पता चलता है और इमेज के साइज का भी पता चलता है। तो हमें क्या चाहिए? सिर्फ 2 रेज, ठीक है। अब ये 2 रेज कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, फर्स्ट केस इज अरे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे यूज करेंगे। तो देखो, अब यहां पर फर्स्ट केस जो हमने लिया, दिस इज द कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये इसका बैक साइड है, रियर साइड, और ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर की बैक साइड है। अब कॉनकेव मिरर पे अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। ये हो गया पॉइंट P, और एक पॉइंट होगा इसका सेंटर, ठीक है। तो सेंटर मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सेंटर C। अब जब भी कोई रे पैरेलल आएगी तो पैरेक्सियल रे हमने लेनी है, ठीक है, कि रे प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर नहीं होनी चाहिए। तो मान लीजिए ये रे आई, अब यहाँ से जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कैसे होगी? तो पहली चीज़ है कि हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब हम इस पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तो ये लाइन मिलती है हमें नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो नॉर्मल आ गई। अब नॉर्मल से यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? I। अब उतना ही एंगल दूसरी तरफ भी बनना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए ये रे रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरह जाती है, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रे। अब इसको हम डायरेक्शन मार्क करते हैं कि यहां से ये रे इनकमिंग थी और ये रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, ठीक है। तो ये एक रे होगी, एक ऐसी रे को हम यूज कर सकते हैं विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब पैरेक्सियल रे जिस पॉइंट पे फोकस होती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और PF इज इक्वल टू FC, मतलब ये दोनों डिस्टेंस कितने हैं? ये लेंथ भी F है और ये लेंथ भी F है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। अब यही रे अगर हम एक कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है, दिस इज द सॉरी नॉट लेंस, कॉन्वेक्स मिरर के केस में यूज करते हैं, तो मिरर के केस में भी जो रे आएंगी वो पैरेलल टू क्या होंगी? प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज द पोल P, और सेंटर को हम यहां मार्क कर देते हैं C, और PC इज द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए यहां से ये रे आ रही है पैरेलल, अब इस पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन देखने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉर्मल। तो सेंटर को हमने इस पॉइंट से कनेक्ट करते हुए आगे एक्सटेंड किया, दिस इज द नॉर्मल। अब नॉर्मल से उतना ही एंगल, कितना एंगल है यहाँ पर? I, ठीक है, दिस इज द इनकमिंग रे। अब इतने ही एंगल पे ये रे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, लेट अस से कुछ इस तरह से ये रे रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है, ठीक है। अब ये रे तो रिफ्लेक्ट होके बाहर जा रही है, अब इसको अगर हम वर्चुअली एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि रियलिटी में तो ये इसके पीछे नहीं जाएगी मिरर के पीछे, पर वर्चुअली इसको अगर हम एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, यूजिंग ए डॉटेड लाइन, तो मान लीजिए ये कुछ यहाँ पर आके, तो वर्चुअली इसको एक्सटेंड हम इसके पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एक्सटेंड होके मिलती है। तो जिस पॉइंट पे ये फोकस हो रही है, देखिए
जब आप डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला जो पार्ट है बिहाइंड द मिरर, इस लाइन को जो मैंने येलो में रिप्रेजेंट किया आपकी डॉटेड में होगी, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस। तो एक रे होगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और उसको कैसे ड्रॉ करना है ये हमने सीख लिया। अब सेकंड इज द अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अरे प्रिंसिपल फोकस से पास करती हुई, ठीक है। तो या तो कॉन्केव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास करे या डायरेक्टेड टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर आ गया। तो कॉन्केव मिरर के लिए सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो मान लीजिए ये आ गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस और यही आ गई कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी प्रिंसिपल एक्सिस। अब दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल, इसके लिए दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। अब रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, अब इसका फोकस कहां है, तो मान लेते हैं इसका फोकस जो है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट एफ और उतने ही आगे डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके लिए अब कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो मिरर से पीछे होता है, ठीक है। तो इसका मिरर से पीछे होगा फोकस। तो मान लीजिए दिस इज द पॉइंट एफ और उतने ही और डिस्टेंस पे आ जाएगा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं रे जो डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस से पास करे कॉन्केव के केस में, तो ऑब्वियसली बात है रे कुछ ऐसी होनी चाहिए जो इसके थ्रू पास कर रही हो, ठीक है। तो मान लीजिए ये रे हम लेते हैं, ये डायरेक्टली प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास कर रही है, ठीक है। ये आपकी इनकमिंग रे होगी, एफ से पास कर रही है। अब जब रे एफ से पास करती है फोकस प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से, वो हमेशा रिफ्लेक्ट होके पैरेलल जाती है। तो इस पॉइंट से ये हमेशा पैरेलल ही निकलेगी और इसका जो नॉर्मल आएगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को उस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे आप, ये आपका नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज योर नॉर्मल। तो ये आपका आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आ गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपकी रे बाहर आ गई। तो मतलब जो रे पैरेलल आती है वो फोकस पे जाके मिलती है और जो फोकस के थ्रू होके आती है वो पैरेलल जाती है, मतलब अरेंजमेंट इसी तरह का रहता है। अब यही रे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर में यूज़ करते हैं तो नाउ अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में रे मिरर के पीछे तो जा नहीं सकती, पर इन्होंने लिखा है कि डायरेक्टेड टुवर्ड्स, हाँ डायरेक्शन तो उसकी वो हो सकती है, ठीक है। तो मान लीजिए रे हमारे पास जो आ रही है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है मिरर के पीछे ये हमारा डॉटेड में रहेगा, ओके। तो अब यहाँ से ये रे आई थी तो इस पॉइंट पे जाके रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट जब भी ये फोकस की तरफ आ रही होती है रिफ्लेक्ट होके हमेशा ये पैरेलल जाती है। तो ये पैरेलल यहाँ से ये बाहर जा रही है और नॉर्मल को हम ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको ज्वाइन करके, ठीक है। दिस विल बी द नॉर्मल। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला जो पार्ट था इसको हमेशा आपने कैसे ड्रॉ करना, मैंने आपको कहा इसको ड्रॉ करना आपने डॉटेड में, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड केस। तो एक रे आप ये भी यूज कर सकते हैं। थर्ड केस, अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो डायरेक्टली अब दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये इसका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे आ गया। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी ये कॉन्केव है, दिस इज कॉन्वेक्स। तो जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तब क्या होता है, ठीक है। आपको अभी ये देखना है कि फोकस के थ्रू जब आपका रे आ रही थी तब तो डायरेक्टली पैरेलल गई, पर जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तब क्या होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आने वाली रे हमेशा उसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्यों?
क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिरर से कनेक्ट करती हुई लाइन है, ये इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है। ठीक है, सरफेस के ऊपर ये परपेंडिकुलर गिर रही है। जब सरफेस पे परपेंडिकुलर कोई रे पड़ती है तो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है, क्योंकि ये आपका परपेंडिकुलर है। जब रे आपकी ऐसे आ रही थी तब कुछ इस एंगल पे वापस जा रही थी। ठीक है, अगर आपकी रे आ ही परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में रहेगी तो उसी एंगल पे तो वापस जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होके आती है, तो ये आप इसकी इनकमिंग डायरेक्शन शो कर सकते हैं और यही इसकी रिफ्लेक्टेड डायरेक्शन भी होगी। सेम चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो कॉन्वेक्स में सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू आने वाली रे अब देखिए ये वाला पार्ट तो डॉटेड होगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ठीक है और इसको मार्क कर देते हैं डॉटेड में। ठीक है, तो ये रे आ रही थी इनकमिंग। अब ये इनकमिंग रे हुई इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट करके ये इसी डायरेक्शन में वापस भी चली जाएगी, तो ये इसकी रिफ्लेक्टेड रे भी होगी। तो ये हो गया थर्ड केस कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करती हो। एंड फोर्थ इज अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस एट द पोल, कि जो रे एग्जैक्टली पोल के ऊपर जा रही है। These are the principal axis, this is the pole, concave and convex mirrors। अब जो रे डायरेक्टली पोल के ऊपर आएगी वो क्या होगा, देखिए अब ये इनकमिंग रे है और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये मिरर के परपेंडिकुलर है, तो ये एज अ नॉर्मल काम करेगी इस केस में। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस ही एज अ नॉर्मल काम करेगी। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एग्जैक्टली इतना ही एंगल से ये वापस चली जाएगी। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम चीज़ कॉन्वेक्स में यहाँ पर रे आई और ऑलमोस्ट उसी एंगल पे ये रे वापस चली गई। ठीक है, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 4 वैरायटी ऑफ रेज होगी जिनको आप किसी भी रे डायग्राम की फॉर्मेशन में यूज करेंगे। इन चारों में से कोई भी 2 रे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी रेज हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस, थर्ड पासिंग थ्रू सेंटर एंड फोर्थ पासिंग थ्रू पी। तो मतलब पोल से होके जाने वाली, सी से होके जाने वाली, एफ से होके जाने वाली या पैरेलल। तो ये 4 वैरायटी ऑफ रेज हम यूज करेंगे। अब नेक्स्ट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, के कैसे इन 4 डिफरेंट रेज को यूज करके हम एग्जैक्टली पता करेंगे कि कहाँ इमेज बनी और वो कैसी बनी। तो इस केस में जो प्रीवियस एक्टिविटी में हमने एक टेबल ड्रॉ किया था कि ऑब्जेक्ट को जब हम डिफरेंट डिस्टेंस पे रखते हैं तो कैसी इमेज बनती है, अब उन सभी केसेस को रे डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे। फर्स्ट चीज़, जब ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनाइट डिस्टेंस पे मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो आने वाली रेज हैं उन सभी को पैरेलल रे की तरह ट्रीट किया जाता है। तो सारी रेज जो इन्फिनाइट डिस्टेंस पे पड़े हुए ऑब्जेक्ट से आती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो देखिए एक रे जो स्ट्रेट सेंटर के थ्रू आ रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही आ रही है, वो इसी पॉइंट से, ये वाली जो रे है ये इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी क्योंकि ये मिरर पे परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। सेकंड इज ये जो टॉप रे है, अब ये पैरेलल है तो पैरेलल रे हमेशा जाके फोकस पॉइंट पे, प्रिंसिपल फोकस पे आके पास करती है, और ये जो लोअर रे है ये भी रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करेगी। तो इसका मतलब है इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट का जो इमेज या उसकी जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे। और इमेज कैसी है, इमेज बहुत
छोटी, मतलब पॉइंट इमेज है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की हाइट ये है, ये जो ए बी आपको डिस्टेंस दिया गया, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पर क्योंकि सारी रेज पैरेलल आ रही हैं, इसलिए जो इमेज बन रही है वो पॉइंट इमेज बन रही है, बहुत ही छोटी। तो आपने टेबल में देखा होगा कि फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था तो इमेज में क्या लिखा गया था, वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है। और इमेज मिरर के सामने बन रही है, मतलब रियल है और इन्वर्टेड है, ठीक है। पॉइंट इमेज है तो यहाँ पर इन्वर्टेड बोलने का भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट स्टिल जितनी भी छोटी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड ही होगी। तो इमेज के बारे में क्या लिख सकते हैं, इमेज इज वेरी डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और किस पे बन रही है, फॉर्म्ड एट एफ। अब सेकंड केस देखते हैं, जब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है। तो अब ऑब्जेक्ट यहां पे, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये जो ए बी है, दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो कितनी रेज चाहिए हमें, बेसिकली 2, ठीक है। तो एक रे हम यूज करते हैं इसके टॉप पॉइंट से जो पैरेलल जा रही है। तो जो रे पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर हमेशा फोकस के थ्रू पास करती है, तो ये फोकस के थ्रू पास कर गई। दूसरी रे आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली सेंटर के थ्रू पास करें। तो सेंटर के थ्रू पास करेंगे तो वो परपेंडिकुलर जाएगी मिरर पे और उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। और ये दोनों रे इस ए डैश पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसलिए इमेज कहाँ बनेगी, इस पॉइंट पे। तो यहाँ से एक वर्टिकल ड्रॉ करेंगे आप प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है। तो ए का, क्योंकि आप ए पॉइंट से 2 रेज निकाल रहे थे, तो ये जो पॉइंट आया ये किसकी इमेज आई, ये ए पॉइंट की इमेज आई ए डैश। बी पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, बी से अगर आप रेज पास करते हैं तो इसी लाइन में वापस आ जाएगी। तो बी की इमेज ए से वर्टिकली लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर बी डैश इमेज बन रही है। और आप क्या कर सकते हैं, ए से आने वाली रे को फोकस के थ्रू पास कर सकते हैं। तो उसको जब आप फोकस के थ्रू पास करेंगे तो क्या होगा, जब फोकस के थ्रू लाइट जाती है तो उसके बाद पैरेलल आती है। तो देखिए ये पैरेलल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी भी ये इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और फोर्थ रे अगर आप पोल के थ्रू पास करते हैं तो पोल पे जाएगी और रिफ्लेक्ट होके वापस एग्जैक्टली इसी एंगल पे आएगी, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हमने पढ़े हैं, उन चारों को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हर केस में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो इस केस में जो इमेज है वो कैसी है, डिमिनिश्ड है, मतलब ए बी से छोटा है ए डैश बी डैश, तो इट इज डिमिनिश्ड, मतलब छोटी है साइज में। सेकंड, रियल है और इन्वर्टेड है, क्योंकि ए डैश डाउनवर्ड है, उल्टा हो गया बिल्कुल, ठीक है। तो रियल इन्वर्टेड है एंड फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। तो सी केस के लिए देखिए ऑब्जेक्ट इज एट सी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये ए बी इज द हाइट। तो ए पॉइंट जो कि टॉप पॉइंट है ऑब्जेक्ट का, ए की इमेज बनाने के लिए ए से 2 रेज हम डालते हैं। एक रे पैरेलल, तो पैरेलल रे रिफ्लेक्ट होके फोकस प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास करेगी, और दूसरी रे आप फोकस पॉइंट के थ्रू भी पास कर सकते हैं, जो फिर पैरेलल निकल जाती है बाहर, या आप पोल पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो पोल पे अगर जाएगी तो यहां से रिफ्लेक्ट होके ये इसी तरह वापस आएगी, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में जो आपकी इंटरसेक्शन हो रही है रेज की, वो इस पॉइंट पे हो रही है ए डैश पे। तो मतलब ए की इमेज यहां बन रही है ए डैश पे, बी की इमेज तो एग्जैक्टली वहीं पे बनेगी, ठीक है। यहां से रे रिफ्लेक्ट होके आएंगी। तो ए डैश से आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखिए जो ए डैश बी डैश है वो एग्जैक्टली ए बी के बराबर है। तो यहां पर हम बोलते हैं इमेज कैसी है,
सेम साइज, ठीक है, छोटी या बड़ी नहीं है, सेम साइज है, और रियल एंड इन्वर्टेड है, एंड फॉर्म्ड एट सी। अब फोर्थ इज ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो देखिए यहां पर दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द प्रिंसिपल फोकस। अब ये ए बी, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में जो टॉप पॉइंट है उसकी इमेज बनाएंगे। तो टॉप पॉइंट से पहले एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, पैरेलल लाइन फोकस पॉइंट से होते हुए बाहर निकलेगी, और एक इससे हम डायरेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने वाली लाइन भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी ले सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि हम ए पॉइंट से डायरेक्टली पोल के ऊपर लाइट पास करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, तो ये लाइन दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट पे, या ए पॉइंट से हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, मतलब इसी डायरेक्शन में। तो अगर आप बिल्कुल परपेंडिकुलर मिरर पे डालेंगे तो क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है पीछे एक्सटेंड करने पे, तो ये इसी डायरेक्शन में जा रही है और इसी डायरेक्शन में वापस आ रही है, तो ये इसी पॉइंट पे मिलेंगी। तो ये जो बनेगा ये ए डैश, दिस इज द इमेज ऑफ दिस ए। अब ये ए डैश बी डैश इज ग्रेटर देन ए बी, तो इसके केस में इमेज कैसी है, सेम साइज है या एनलार्ज्ड है, इट इज एनलार्ज्ड इन साइज, साइज बड़ा है, अभी भी रियल है, ठीक है, क्योंकि मिरर के आगे बन रही है और इन्वर्टेड है, एंड फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। अब नेक्स्ट इज द इमेज और सॉरी द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा प्रिंसिपल फोकस पे है तो ए पॉइंट से एक पैरेलल आएगी, वो फोकस के थ्रू होके निकलेगी, दूसरी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू भी ले सकते हैं, या अगर आप पोल पे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से भी आप एक इस तरह से एंगल आपको ये मिलेगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये लाइन, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों ऑलमोस्ट पैरेलल हैं, ऑलमोस्ट क्या पैरेलल ही हैं, तो क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? दो पैरेलल लाइन कब इंटरसेक्ट करती हैं? इन्फिनिटी पे, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करती। तो अगर इनके बीच में एंगल बहुत थोड़ा सा भी वेरिएशन होगा तो बहुत दूर जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी, इसीलिए इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। तो इसके केस में इमेज कैसी होगी? एट इन्फिनिटी, और लार्ज होगी ऑब्वियसली, एनलार्ज तो होगी क्योंकि इन्फिनिटी पे बनेगी तो आपको कुछ बहुत क्लियर तो दिखेगा नहीं, पर एनलार्ज होगी, इन्फिनिटी पे बन रही है, एंड होगी कैसी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, क्योंकि ये अगर इंटरसेक्ट करती भी हैं तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से तो नीचे ही करेंगी, तो वो इमेज नीचे की तरफ बनेगी, दैट इज रियल होगी और इन्वर्टेड भी होगी। एंड नाउ द लास्ट कॉम्बिनेशन, दैट इज ऑब्जेक्ट को हमने रखा है पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, ए को हमने डायरेक्टली पोल पे एक रे डाली और वहां से उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करके बाहर, ठीक है, और दूसरी रे अब कैसे डाल सकते हैं? देखिए या तो आप फोकस पे डालो, पर फोकस पे डालेंगे तो यहाँ पर ये मिरर से बाहर चली जाएगी, तो उन्होंने सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ किया, मतलब रे तो यहाँ जा रही है, पर क्योंकि ये लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है इसीलिए ये परपेंडिकुलर है, तो इसी डायरेक्शन वापस जाएगी। अब ये लाइन और ये लाइन कैसी हैं? डाइवर्जिंग है, मतलब एक पॉइंट से ये दो अलग अलग एंगल्स पे निकल रही हैं, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी अगर आप इसको आगे लेके जाओगे। हाँ, पीछे लेके जाओगे तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं और इस लाइन को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, तब ये इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं। अब ये जो पॉइंट है ये मिरर के पीछे है, मिरर के पीछे मतलब ये वर्चुअल वर्ल्ड में है, ठीक है, रियल वर्ल्ड में नहीं है, क्योंकि मिरर के पीछे तो कुछ दिखाई नहीं देता, लाइट तो वहाँ पहुँच ही नहीं रही है,
ये तो हम इसको इमेजिनरी एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे की तरफ कि यहाँ पर इसकी इमेज आपको दिखेगी, पर लाइट रियलिटी में तो पीछे नहीं जा रही मिरर के, ठीक है। तो ये जो ए डैश बी डैश बन रहा है, ए की इमेज बनी ए डैश यहाँ पे, तो ये भी ऊपर की तरफ बन रही है। तो ये जो इमेज है यहाँ पे, पहली चीज़ कैसी है, एनलार्ज्ड, साइज में तो बड़ी है। सेकंड थिंग, ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, मतलब इन्वर्टेड नहीं है, एंड फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका केस था कि जहां पर कॉन्केव के केस में, क्योंकि अब तक सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेजेस बन रही थी, पर इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। तो ये एज अ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कॉन्केव मिरर का वो कौन सा केस है कि ऑब्जेक्ट को किस पॉइंट पे रखा जाए या किस पॉइंट्स के बीच में रखा जाए जिससे आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर्स, ठीक है। फर्स्ट इज द कॉन्केव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस। तो टॉर्च का जो अंदर का सरफेस है, आपने देखा कि ये वाला जो सरफेस है ये थोड़ा कॉन्केव जैसा होता है, ठीक है, ताकि जो भी यहाँ बल्ब से लाइट इसके ऊपर गिर रही हैं ये एक ही पॉइंट पे सारी की सारी फोकस हों, ठीक है। लाइट इधर उधर ना बिखरे, एक पैरेलल बीम की तरह फोकस्ड रहे। तो टॉर्चेस में यूज़ करते हैं। सर्च लाइट भी टॉर्च का ही कॉन्सेप्ट है। व्हीकल्स की हेडलाइट भी चाहते हैं आपके सिर्फ रोड पे पड़े, ना कि आसपास के सारे जंगलों में या बिल्डिंग्स पे पड़ती रहे, ठीक है। तो जहाँ पर भी लाइट को फोकस करना होता है वहाँ पर कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। सेकेंड इज दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर्स टू सी ए लार्जर इमेज ऑफ द फेस। देखो इस इमेज से आपको देख के क्लियर हो रहा है कि कॉन्केव मिरर में हाथ की इमेज कैसी आ रही है, काफ़ी एनलार्ज। तो अगर आप शेव कर रहे हैं और आपके पास एक कॉन्केव मिरर है तो डेफिनेटली आपका फेस उसमें काफ़ी बड़ा दिखेगा, तो आपको शेव करने में काफ़ी आसानी होती है। देन थर्ड इज डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट इस तरह का, अगर आपका कभी भी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट रही है तो आपने देखा होगा कि इस तरह का उनके पास एक टूल होता है जिससे वो आपके दांतों की कंडीशन चेक करते हैं कि इनमें कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, कहीं से कैविटीज़ तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी कॉन्केव मिरर होता है जो आपके टीथ की एक एनलार्ज्ड इमेज दिखाता है, जिससे उन्हें आसानी रहती है कोई भी एबनॉर्मेलिटी उसको आइडेंटिफाई करने में। एनलार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट। तो सोलर फर्नेस हैं तो सनलाइट को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पे। यहाँ जितनी भी सनलाइट आएगी इसके फोकल पॉइंट पे या प्रिंसिपल फोकस पे जाके फोकस होगी। तो अगर आप यहाँ पर ये वुडन स्टिक रखते हैं तो थोड़ी देर बाद ये इतनी हीट अप हो जाएगी, ये जलने लगेगी, ठीक है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी है। यहाँ जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो, जो भी सिग्नल आएंगे वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होके फोकस होते जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे यूजेस हो गए कॉन्केव मिरर्स के। अब डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था कि हम फिल्मों में देखते हैं कि एक्टर मिरर में देख रहा है, मिरर में उसको तो उसका फेस नहीं दिख रहा, सॉरी, या तो क्वेश्चन वाज कि एक्टर मिरर में देख रहा है और आपको उसका फेस मिरर में दिखाई देता है। तो एक्टर को क्या क्या दिख रहा है मिरर में? तो मान लीजिए ये यहाँ पर मिरर है, ठीक है, और यहाँ पर एक्टर बैठा हुआ है। अब आपको, आप यहाँ पे हैं, ठीक है। तो एक्टर से के फेस से जाने वाली जो लाइट है ये स्ट्राइक करके मिरर से यहाँ पर जा रही है आपकी आइज तक। तो बेसिकली आप क्या देख रहे हैं? आप तो मूवी देख रहे हो ना। आप तो वहाँ पर जहाँ पर शूटिंग हो रही है वहाँ पर नहीं बैठे हो, आप तो घर पे बैठे हो, मूवी देख रहे हो। तो आपको वो दिख रहा है जो कैमरे को दिख रहा है, क्योंकि मूवी क्या बन रही है? मूवी तो कैमरे पे बन रही है, कैमरे पे रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप वो देख रहे हो जो एग्जैक्टली कैमरे ने देखा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आई की जगह हम कैमरा लिख देते हैं। अब इस एक्टर को अपनी शक्ल दिखेगी क्या? अपना फेस दिखेगा मिरर पे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता हो, जैसे कभी आपने नोटिस किया हो, आप किसी रेस्टोरेंट में कहीं बैठे हैं और एक मिरर लगा है,
उस मिरर पे आप और चीज़ें इधर उधर की देख रहे हैं। यहाँ पे स्पाई मूवीज़ होती हैं कि जासूस है वो अपने सामने या आसपास रखे हुए मिरर पे देखता रहता है कि मेरे पीछे कौन है। उसको अपनी फेस उस पर नहीं दिखाई देता। तो एक्टर को अपना फेस दिखे ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, दिख भी सकता है, बट द क्वेश्चन वॉज सर्टेनिटी से बताना है कि जो होगा ही होगा। क्या उस ज़रूरी है उसको अपना फेस दिखे? नहीं। हाँ, अब ज़रूरी ये है कि अगर कैमरा एक्टर का फेस देख रहा है मिरर में, तो ऑब्वियस सी बात है एक्टर को भी कैमरा दिख रहा है, क्योंकि अगर कैमरा इस ऑब्जेक्ट को देख सकता है तो ये ऑब्जेक्ट भी कैमरा को देख सकता है। तो ये याद रखना कि जब भी आप गाड़ी में बैठे हैं और आप रियर व्यू मिरर में किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो चीज़ भी आपको देख सकती है। पीछे की सीट पे कोई बैठा आदमी है और आप उसको देख रहे हैं रियर व्यू मिरर में, तो वो भी देख सकता है कि आप उसको देख रहे हो। ठीक है, तो दिस इज़ द आंसर कि एक्टर को क्या कंफर्म दिखेगा, कैमरा तो उसको दिखेगा ही दिखेगा। डायरेक्टर कैमरे के पीछे खड़ा हो नहीं खड़ा हो कोई गारंटी नहीं है, आप तो पिक्चर में हो ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट lecture.